नमस्कार। वीकली खबर बात के इस हफ्ते के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं हमारे राज्य में घटी 3 खबरों की। पहली खबर पुलिस की घनघोर सुरक्षा के बीच शराब बिकवाती हमारी सरकार से जुड़ी है। दूसरी वन कर्मियों की सुरक्षा के साये में स्कूल जाते हमारे बच्चों की खबर है। और तीसरी खबर है राष्ट्रपति के दौरे के दौरान निजी अस्पतालों से स्वास्थ्य सुविधा मांगती हमारी सरकार की। इन 3 खबरों के सहारे हम खोजते हैं कुछ सवालों के जवाब, जैसे उत्तराखंड स्थापना की रजत जयंती पर 11 दिन के जश्न में सरकार की कॉमेडी और जनता की ट्रेजेडी का अनुपात क्या है, राज्य में सरप्लस डॉक्टर के दावों के बीच स्वास्थ्य सुविधाओं की असल हकीकत क्या है, और उत्तराखंड की राजनीति में शराबबंदी एक मुख्य मुद्दा बनने की कितनी संभावनाएं बची हुई हैं। मेरा नाम है गिरीश और वीकली खबर बात के आज के एपिसोड में जानने की कोशिश करते हैं इन सारे सवालों के जवाब। अगर आप पिछले 25 सालों में उत्तराखंड में मानव वन्यजीव संघर्ष से जुड़े आंकड़े देखेंगे तो आप एक पैटर्न देखते हैं कि मानसून के बाद मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं बढ़ जाती हैं। जैसे पिछले साल अक्टूबर के महीने तक मानव वन्यजीव संघर्ष में 41 लोगों की मौत हुई थी, जबकि पूरे 12 महीनों में यह संख्या 64 रही। इस साल भी अगर आप अक्टूबर महीने के अखबारों को देखेंगे तो करीब दर्जन भर ऐसे मामले आपको देखने को मिलेंगे। रुद्रप्रयाग में वनकर्मियों के पहरे में स्कूल जाते बच्चों की यह तस्वीर इसी हफ्ते की है। घटनाओं और आंकड़ों के आधार पर हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि इस मौसम में मानव वन्यजीव संघर्ष बढ़ते हैं और सरकार को इस ओर किसी तरह का ठोस कदम उठाना चाहिए। लेकिन जब आप राज्य सरकार की ओर उम्मीद से देखते हैं तो वो इस सीजन में महोत्सव और महामहोत्सव में व्यस्त नजर आती है। पिछले कुछ सालों में यह समय महोत्सव और महामहोत्सव के दौर में तब्दील हो चुका है। जब आप उत्तराखंड में होने वाले महोत्सव और महामहोत्सवों पर नजर दौड़ाते हैं तो आपको सबसे ज्यादा उत्सव महोत्सव इसी सीजन के दौरान देखने को मिलते हैं। क्या नेता और क्या अभिनेता और क्या हमारे ब्यूरोक्रेट्स आपको सभी इन महोत्सवों का आनंद लेते नजर आ जाएंगे, फिर चाहे महीना भर पहले ही कोई थराली जैसी घटना या आपदा क्यों न घटी हो। महोत्सव पूरी शिद्दत से पूरे किए जाते हैं। वैसे उत्सव मनाने में हमारी उत्तराखंड सरकार नंबर 1 है। पंचवर्षीय संघर्ष के बाद युवाओं को ग्रुप सी की नौकरी के नियुक्ति पत्र इवेंट बनाकर बांटने वाली हमारी सरकार राज्य गठन के 25 बरस का जबरदस्त जश्न मना रही है। 11 दिन के इस जश्न की शुरुआती शामों में हर शाम कॉमेडी के तड़के से शुरू हो रही है। 25 साल पूरे होने के इस जश्न की कॉमेडी नाइट्स में ट्रेजेडी ये है कि हमें अपनी विधानसभा का विशेष सत्र आज भी देहरादून में आयोजित करना पड़ रहा है। इस जश्न की मुख्य अतिथि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। लेकिन ट्रेजेडी ये है कि हमारी राज्य सरकार के पास अपने इतने स्वास्थ्य संसाधन भी उपलब्ध नहीं है कि हम राष्ट्रपति के स्वास्थ्य का प्रोटोकॉल तक पूरा कर सकें। स्वास्थ्य मंत्री राज्य में डॉक्टरों के सरप्लस संख्या की डींग हाँकते थक नहीं रहे हैं, लेकिन जमीन पर उन्हें एडवांस एम्बुलेंस तक निजी अस्पतालों से मांगनी पड़ रही है। सरप्लस डॉक्टर वाले हमारे राज्य में राष्ट्रपति के कुमाऊं दौरे के दौरान निजी अस्पतालों से 1 कार्डियक सर्जन और 2 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस मांगी जा रही हैं। आपके और हमारे लिए यह बड़ी बात हो सकती है कि पूरे कुमाऊं के 6 जिलों के किसी भी सरकारी अस्पताल में कार्डियक सर्जन नहीं है। आप इसे पहाड़ के लोगों का बड़ा दिल ही समझिए कि उनके खुद के दिल का इलाज करने को डॉक्टर नहीं है, जबकि वो नए नए मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग अपनी छाती पर देख रहे हैं। पहाड़ के अस्पतालों का हाल सुनकर आप भी पहाड़ियों के बड़े दिल के फैन हुए बिना नहीं रह सकते। जैसे हमारी सरकार पहाड़ में गर्भवतियों के लिए फ्री अल्ट्रासाउंड का दावा करती है, लेकिन ये कितना सच है इसे आप पिथौरागढ़ जिला अस्पताल के उदाहरण से समझिए। पूरे जिले में ये फ्री अल्ट्रासाउंड केवल जिला मुख्यालय के अस्पताल में होता है। धारचूला, मुंशारी, बेरीनाग, गंगोलीहाट, डिडीहाट सभी जगहों से महिलाओं को अल्ट्रासाउंड के लिए जिला मुख्यालय ही आना पड़ता है। महिलाओं को केवल जिला मुख्यालय पहुंचने के लिए केवल किराए के लिए ही 1000 से 2000 रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं। इसके बावजूद सरकार का दावा है कि वो गर्भवती महिलाओं को फ्री में अल्ट्रासाउंड उपलब्ध कराती है। अब आप अल्मोड़ा जिले का हाल देखिए। यहां इस हफ्ते जिले के तीनों अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था ठप हो गई थी। अल्मोड़ा में तो सरकार मेडिकल कॉलेज तक का दावा ठोकती है, लेकिन उसके पास मेडिकल कॉलेज चलाने के लिए जरूरी फैकल्टी तक नहीं है। इस मेडिकल कॉलेज में 178 डॉक्टरों के मुकाबले केवल 53 डॉक्टर तैनात हैं। इस मेडिकल कॉलेज को चलाने के लिए कम से कम 90 डॉक्टर तो चाहिए ही। आप यकीन नहीं करेंगे कि इस हफ्ते मंगलवार के दिन मेडिकल कॉलेज में 80 पदों में नियुक्ति के लिए इंटरव्यू की तारीख थी, जिसमें इंटरव्यू देने एक भी डॉक्टर नहीं आया।
पिछले महीने ही मेडिकल कॉलेज ने डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए इंटरव्यू किए थे, जिसमें 6 डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं देने के लिए हामी भरी थी, लेकिन शासन की ओर से अब तक इसका रिजल्ट घोषित नहीं किया गया है। सो कॉलेज को डॉक्टर भी नहीं मिले हैं। मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी न होने की वजह से यहां पढ़ने वाले छात्र क्या पढ़ रहे होंगे, इसका जवाब सरकार कैसे देगी, क्योंकि उसका पूरा जोर तो शराब बेचने में दिखता है। इस हफ्ते ऋषिकेश से आए वीडियो और फोटो से एक बात बड़ी साफ है कि हमारी सरकार किसी भी तर्ज पर शराब बेचना चाहती है। पर यहां एक जरूरी सवाल यह है कि क्या उत्तराखंड की राजनीति में अब शराबबंदी जैसा मुद्दा कहीं ठहरता भी है। द हिमालयन गजेटियर के तीसरे वॉल्यूम में एटकिंसन लिखते हैं कि पहाड़ के ग्रामीण इलाकों में अल्कोहल पीने वाला कोई नहीं है, उम्मीद है आगे भी ऐसा होगा। एटकिंसन यहां उस समय की रिपोर्ट्स के हवाले से लिखते हैं कि पहाड़ के लोग शराब का सेवन नहीं करते हैं। यहां शराब के मुख्य ग्राहक सैनिक और सैनिटोरियम से जुड़े मैदान के लोग हैं। पीटर बैरन भी अपनी किताब वंडरिंग्स ऑफ हिमालय में लिखते हैं कि अल्मोड़ा में एक बड़ी दुकान काशी शाह की है जो अच्छे से पैक्ड सामान बेचता है, लेकिन अफसोस कि वो इतना कट्टर हिंदू है कि अपनी दुकान को शराब, सिगरेट और स्प्रिट से अपवित्र नहीं कर सकता। ऐसे में सवाल ये बनता है कि पहाड़ में शराब का एक कारोबार कैसे फैल गया। इसे जानने के लिए आप काफल्टी लाइव के एक पुराने डिटेल्ड रिपोर्ट को ऊपर दिए लिंक में देख सकते हैं। बहरहाल राज्य बनने के बाद के कुछ आंकड़ों से समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों आज हमारी सरकार के लिए शराब किसी भी हाल में बेचना एक मजबूरी बन गया है। साल 2001-2 यानी कि जिस साल उत्तराखंड बना था उसके एक साल बाद सरकार ने शराब से आय का लक्ष्य 222 करोड़ रुपए रखा हुआ था, जो इस साल 5060 करोड़ रुपए रखा गया है। पिछले साल दिसंबर महीने के सिर्फ आखिरी हफ्ते में ही उत्तराखंड में करीब 66 करोड़ रुपए की शराब की खपत हुई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक नीतिगत तरीके से भाजपा और कांग्रेस की सरकार ने हमारे राज्य की आय का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह शराब बेचने पर निर्भर कर दिया है। आज राज्य में आबकारी के राजस्व में प्रति व्यक्ति का औसत योगदान आप निकालेंगे तो ये करीब 4270 रुपए बैठता है। आबकारी विभाग इस वित्तीय वर्ष यानी 2025-26 के अंत तक 5060 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड राजस्व लक्ष्य हासिल करने का दावा कर रहा है। आज के दिन हाल ये है कि पूरे उत्तर भारत में हमारे उत्तराखंड के पुरुष सबसे ज्यादा शराब पीते हैं। ऋषिकेश में पुलिस की छावनी बनाकर शराब बेचना इसी का एक उदाहरण है कि हमारी सरकार शराब कारोबारियों के आगे बेबस है। सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शराब योग नगरी में बिक रही है या स्थानीय लोग शराब के ठेके का कोई विरोध कर रहे हैं। उसे सिर्फ अपने राजस्व से मतलब है, फिर चाहे उसे पुलिस की छावनी बनाकर ही क्यों न शराब बेचनी पड़े। आज हमारी सरकार का हाल ये हो चुका है कि उसे ऋषिकेश में लोगों के विरोध से ज्यादा ये सुनाई दे रहा है कि ठेके के विरोध से उसे 16 लाख के राजस्व का नुकसान हो चुका है।